घर में प्रवेश करते ही मोहिनी ने माँ को परेशान देखा। क्या हुआ माँ? माँ की आंखों में आंसू डबडबा आए। वह भरे गले से बोली, मौत क्या मेरे घर का रास्ता नहीं पहचानती है? माँ, हमेशा ऐसी बातें क्यों करती रहती हो? मोहिनी ने माँ के माथे पर हाथ रख दिया। तुम्हारे लिए बोझ ही तो हूँ। माँ के आंसू गालों पर लुढ़क आए। माँ, ऐसा क्यों सोचती हो? तुम तो हम दोनों के लिए सुरक्षा हो। पर बेटी, अब नहीं सहन होता। क्या आज भी कुछ हुआ है? वही पुरानी बात। महीने का आखिर है। जब तक सैलरी ना मिले कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आज क्या हुआ है? मोहिनी ने भय मिश्रित उत्सुकता से पूछा। आराम कर तू, थक कर आई है। मोहिनी का मन करता था कि यहाँ से भाग जाए, पर साहस नहीं होता था। उसके वेतन में परिवार का भरण पोषण संभव नहीं था। ऊपर से माँ की दवा इत्यादि में काफ़ी खर्चा हो जाता था। माँ के हाथ से चाय का प्याला लेकर मोहिनी ने पूछा, माँ की दवा ले आई है ना? माया ने इनकार में सिर हिलाया। मोहिनी के माथे पर बल पड़ गए। क्यों? माया ने अपना माथा दिखाया, जिस पर गुमड़ निकल आया था। फिर धीरे से बोली, पिताजी ने पैसे छीन लिए, तो आज यह बात हुई है। अब तो सहन नहीं होता। इस सत्यानाशी शराब ने मेरे हंसते खेलते परिवार को आग की भट्टी में झोंक दिया है। तुम्हारे दवा के पैसे शराब पीने के लिए छीन ले गए। माया ने पैसे नहीं दिए तो वह चीख चीख कर गंदी गालियां देने लगे। फिर बेचारी का सिर दीवार में दे मारा। क्रोध से मोहिनी की आंखें जलने लगी। हालात सीमा से बाहर होते जा रहे हैं। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं हो सकता बेटी, माँ ने भरे गले से कहा। थकी होगी, चाय पी ले। मोहिनी ने प्याला उठाया। माँ कुछ क्षण उसकी ओर देखने के बाद बोली, मैं एक बात सोच रही थी, अगर तू माने तो। कैसी बात माँ? देख, मैं तो ठीक होने वाली नहीं हूँ। आज नहीं तो कल दम तोड़ना ही है। तू माया को लेकर कामकाजी महिलावास में चली जा। और तुम? माँ, तुम पागल हो गई हो? तुम्हें इस अवस्था में यहाँ छोड़कर हम कामकाजी महिलावास में चली जाएं, ऐसा सोचना भी नहीं। रात को दोनों बहनें माँ के कमरे में ही सोती थीं। कोने वाला कमरा पिता का था। पिता आधी रात को लौटते, कभी खाते कभी नहीं खाते। 9 बजे सारा काम निपटाकर दोनों बहनें लेट गई। माँ, आज बुखार नहीं आया, लगता है दवा ने काम किया है। अब और जीने की इच्छा नहीं है बेटी। तुम दोनों के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। ऐसा क्यों सोचती हो माँ? तुम्हारे प्यार से कितनी शांति मिलती है हम दोनों को। बेटी, विवाह से पहले बस यही देखना कि लड़का शराब ना पीता हो। माँ, पिताजी भी तो पहले नहीं पीते थे। वे दिन याद करती हूँ तो आंसू ही नहीं रोक पाती। माँ ने गहरी सांस ली। कितनी शांति थी तब घर में। माया तो तेरे 8 वर्ष बाद हुई है। उसको होश आते आते तो सुख के दिन ही खो ही गए। पर तुझे तो सब याद होगा। माँ के साथ साथ मोहिनी भी अतीत में डूब गई। हाँ, उसे तो सब याद है। 12 वर्ष की आयु तक घर में कितनी संपन्नता थी। सुखी स्वस्थ माँ का चेहरा हर समय ममता से सराबोर रहता था। पिताजी समय पर ऑफिस से लौटते हुए हर रोज फल मिठाई वगैरह जरूर लाते थे। रात खाने की मेज पर उनके कह कहे गूंजते रहते थे। मोहिनी को याद है, उस दिन पिता अपने कई सहकर्मियों से घिरे घर लौटे थे। भाभी, मुँह मीठा कराइए, विपिन जी अफसर बन गए हैं। एक साथ कई स्वर गुंजे थे, मानो सारा संसार नाच उठा था। माँ का मुख गर्व और खुशी की लालिमा से दमकने लगा था। मुँह मीठा क्या, माँ ने सबको भरपेट नाश्ता कराया था। मोहल्ले भर में मिठाई बंटवाई गई और ख़ास लोगों की दावत की। रात को होटल में पिताजी ने अपने सहकर्मियों को खाना खिलाया था। उस दिन ही पहली बार शराब उनके होठों से लगी थी। मोहिनी ने गहरी सांस ली। कितनी अजीब बात है कि मानवता और नैतिकता को निगल जाने वाली यह सत्यानाशी शराब अब समाज के हर वर्ग में एक रिवाज सा बन गई है। फलते फूलते परिवार देखते ही देखते कंगाल हो जाते हैं। एक दिन मोहल्ले में प्रवेश करते ही अजय बाबू ने मोहिनी से कहा, बेटी, तुमसे कुछ कहना है। मोहिनी रुक गई। कहिए ताऊ जी। ऑफिस से थकी हारी लौट रही हो, घर जाकर थोड़ा सुस्ता लो, मैं आता हूँ। मोहिनी के दिलो दिमाग में आशंका के बादल मंडराने लगे। अजय बाबू बुजुर्ग व्यक्ति थे, हर कोई उनका सम्मान करता था। चिंता में डूबी वह घर आई।
माया पालक काट रही थी, माँ चुपचाप लेटी थी। चाय के साथ पराठे खाओगी दीदी? नहीं, बस चाय। मोहिनी माँ के पास आई। कैसी हो माँ? आज तू इतनी उदास क्यों लग रही है? माँ ने चिंतित स्वर में पूछा। गली के मोड़ पर ताऊजी मिले थे, कह रहे थे कुछ बात करने घर आ रहे हैं। माँ एकाएक भय से कांप उठी। क्या कहना है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। माया तब तक चाय ले आई। तीनों ने चुपचाप चाय पी ली। फिर मोहिनी लेट गई। झपकी आ गई। माया ने उसे जगाया। दीदी, ताऊजी आए हैं। माँ कठिनाई से दीवार का सहारा लिए फर्श पर बैठी थी। ताऊजी चारपाई पर बैठे हुए थे। मोहिनी को देखते ही बोले, आओ बेटी, बैठो। मोहिनी उनके पास ही बैठ गई और बोली, ताऊजी, क्या पिताजी के बारे में कुछ कहने आए हैं? उसके बारे में मैं क्या कहूँ बेटी? बिपिन कभी हमारे मोहल्ले का हीरा था। आज वह क्या से क्या हो गया है। मोहल्ले वाले उसकी चीख पुकार और गालियों से परेशान हो गए हैं। किसी दिन मार मार कर उसकी हड्डी पसली तोड़ देंगे। किसी तरह मैंने उन लोगों को रोक रखा है। बात यही नहीं है बेटी, इससे भी गंभीर है। बिपिन ने घर किशोरी महाजन के पास गिरवी रख दिया है। अजय बाबू उदास स्वर में बोले। क्या? मोहिनी एकाएक चीख उठी। माँ सूखे पत्ते के समान कांपने लगी। ताऊजी, फिर तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। मोहिनी ने उनकी ओर देखा। मैं भी बहुत चिंता में हूँ। वैसे किशोरी महाजन आदमी बुरा नहीं है। आज मेरे घर आकर उसने सारी बात बताई है। कह रहा था कि वह सूद छोड़ देगा। मूल के 25,000 उसे मिल जाए तो मकान के कागज वह तुम्हें सौंप देगा। मोहिनी की आंखें हैरत से फैल गई। 25,000? बहू को तो तुम्हारे दादा ने दिल खोलकर जेवर चढ़ाया था। संकट के समय उनको बचाकर क्या करोगी? ताऊजी ने धीरे से कहा। दुख में भी मनुष्य को कभी कभी हंसी आ जाती है। मोहिनी भी हंस पड़ी। आप क्या समझते हैं, जेवर अभी तक बचे हुए हैं? शराब की भेंट सबसे पहले जेवर ही चढ़े हैं ताऊजी, तब कुछ और। हमारे घर की सही दशा आपको नहीं मालूम। सब कुछ शराब की अग्नि में भस्म हो चुका है। घर में कुछ भी नहीं बचा है। मोहिनी दुखी स्वर में बोली, लेकिन ताऊजी, एक साथ इतनी रकम की ज़रूरत पिताजी को क्यों आ पड़ी? शराब के साथ साथ बिपिन जुआ भी खेलता है, और मैं क्या बताऊं। देखो, कोशिश करता हूँ, शायद कुछ। अजय बाबू उठ खड़े हुए। मुझे मौत क्यों नहीं आती? माँ हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी। उससे क्या समस्या सुलझ जाएगी? अब क्या होगा? कहाँ जाएंगे हम? कुछ ना कुछ तो होगा ही, तुम चिंता ना करो। मोहिनी ने माँ को सांत्वना देते हुए कहा। कार्यालय में अचानक मंदाकिनी दीदी मोहिनी के पास आकर खड़ी हुई। क्या सोच रही हो? वह मोहिनी से बहुत स्नेह करती थी। अकेली थी और कामकाजी महिलावास में ही रहती थी। मैं बहुत परेशान हूँ दीदी, कैंटीन में चलोगी? चलो। आपकी कामकाजी महिलावास में जगह मिल जाएगी क्या मुझे? मोहिनी ने चाय का घूंट भरते हुए पूछा। तुम रहोगी? माया भी रहेगी मेरे साथ। फिर तुम्हारी माँ का क्या होगा? माँ नानी के पास आश्रम में जाकर रहना चाहती हैं। फिर घर? घर अब है कहाँ? पिताजी ने 25,000 में गिरवी रख दिया है। जल्द ही छोड़ना पड़ेगा। शराब की बुराई को सब देख रहे हैं, फिर भी लोगों की इसके प्रति आसक्ति बढ़ती जा रही है। मंदाकिनी दीदी की आंखें भर आई थी। मोहिनी, तुमको आज तक नहीं बताया, लेकिन आज बता रही हूँ। मेरा भी एक घर था, एक फूल सी बच्ची थी। फिर इसी शराब की लत लग गई थी मेरे पति को। नशे में धूत एक दिन उसने बच्ची को पटक कर मार डाला। शराब ने उसे पशु से भी बदतर बना दिया था। फिर क्या हुआ? मैं पुलिस चौकी गई, पति को गिरफ्तार करवाया, सजा दिलवाई और नौकरी करने यहाँ चली आई। हमारा भी घर टूट गया है। दीदी, अब कुछ नहीं जुड़ेगा। मोहिनी की रुलाई फूट पड़ी। समस्या का सामना तो करना ही पड़ेगा। अब यह बताओ कि राहुल से और कितने दिन प्रतीक्षा करवाओगी? मोहिनी ने सिर झुका लिया। अब आप ही सोचिए, इस दशा में मैं जब तक माया की कहीं व्यवस्था ना कर लूँ। तुम्हारा मतलब है कोई अच्छी नौकरी या विवाह? हाँ, मैं यही सोच रही हूँ। ऐसा होगा यह मोहिनी ने नहीं सोचा था। शीघ्र ही बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया था उसके घर में। माँ की मृत्यु हो गई थी।
वह माया को लेकर मंदाकिनी दीदी के कामकाजी महिलावास में चली गई थी। अब समस्या यह भी थी कि वह क्या करे। माया का भार उस पर था, उधर राहुल को विवाह की जल्दी थी। एक दिन मंदाकिनी दीदी समझाने लगी, तुम विवाह कर लो। मोहिनी देखो, कहीं ऐसा ना हो कि राहुल तुम्हें गलत समझ बैठे। पर दीदी आप ही बताइए कि मैं कैसे। देखो, राहुल बड़े उदार विचारों वाला है, तुम खुलकर उससे अपनी समस्या का बात करो। अगर माया को वह बोझ समझे फिर तो मैं हूँ ही। तुम अपना घर बसा लो, माया की जिम्मेदारी मैं ले लूँगी। मेरा अपना घर उजड़ गया है, अब किसी का घर बसते देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। मंदाकिनी दीदी ने ठंडी सांस भरी। कितनी देर से खड़ा हूँ, हंसते हुए राहुल ने कहा। माया को कामकाजी महिलावास पहुँचा कर आई हूँ, मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो चाय पीते हैं, माया तो मंदाकिनी दीदी की देख रेख में ठीक से हैं। अब तुम मेरे बारे में भी कुछ सोचो, मोहिनी झिझकते हुए बोली। राहुल मैं कह रही थी कि तुम थोड़ी प्रतीक्षा और, लेकिन राहुल ने बीच में ही टोक दिया। नहीं भाई, अब और प्रतीक्षा मैं नहीं कर सकता, आओ पार्क में बैठे। बात यह है कि मेरे वेतन का आधा हिस्सा तो माया को चला जाएगा। यह तुम क्या कह रही हो? क्या मुझे इतना लोभी समझ रखा है? राहुल ने रोज भरे स्वर में कहा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ, पर विवाह से पहले सब कुछ स्पष्ट कर लेना उचित है, जिससे आगे चलकर यह छोटी छोटी बातें दाम्पत्य जीवन में कटुता ना खोल दे। मोहिनी ने राहुल की आंखों में झांका। तुम्हारे अंदर छिपा यह बचपना मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो, माया की चिंता ना करो, वह मेरी भी बहन है, चाहो तो उसे अपने साथ भी रख सकती हो। सुनते ही मोहिनी का मन हल्का हो गया। वह आशा भरी नज़रों से राहुल को निहारने लगी। राहुल के माता पिता दूर रहते थे, इसीलिए कचहरी में विवाह होना तय हुआ। राहुल का विचार था कि दोनों बाद में माता पिता से आशीर्वाद ले आएंगे। रविवार को खरीदारी करने के बाद दोनों एक होटल में जा बैठे। तुम बैठो, मैं ऑर्डर देकर अभी आया। मोहिनी यथास्थान बैठी होटल में आने जाने वालों को निहारी जा रही थी। मैं अपने मनपसंद खाने का ऑर्डर दे आया हूँ, एकदम शाही खाना। अब थोड़ा हाथ रोककर खर्च करना सीखो, मोहिनी ने मुस्कुराते हुए डांटा। अच्छा अच्छा। बैरे ने ट्रे रखी तो देखते ही मोहिनी एक का एक प्रस्तर प्रतिमा बन गई। उसकी सांस जैसे गले में अटक गई थी। तुम शराब पीते हो? राहुल खुलकर हंसा। रोज नहीं भाई, कभी कभी। आज बहुत थक गया हूँ इसलिए। मोहिनी झटके से उठ खड़ी हुई। मोहिनी, तुम्हें क्या हो गया है? बैठो तो सही। राहुल ने उसे कंधे से पकड़कर झिझोड़ा, परंतु मोहिनी बैठती कैसे। एक भयानक काली परछाई उसकी ओर अपने पंजे बढ़ाए चली आ रही थी। उसकी आंखों के समक्ष सब कुछ धुंधला सा होने लगा था। कुछ स्मृति चित्र तेजी से उसकी नज़रों के सामने से गुजर रहे थे। माँ पिट रही हैं, दोनों बहनें पिट रही हैं, घर के बर्तन टूट रहे हैं, घर भर में शराब की उल्टी की दुर्गंध फैली हुई है। गालियाँ और चीख पुकार सुनकर पड़ोसी झाँक कर तमाशा देख रहे हैं। भय, आतंक और भूख से दोनों बहनें थर थर काँप रही हैं। जिंदगी के शेष उजाले को आंचल में समेटकर मोहिनी ने दौड़ना आरंभ किया। मेज पर रखा सामान बिखर गया। होटल के लोग अबाक से उसे देखने लगे। मोहिनी अपने जीवन में वह नाटक फिर नहीं देखना चाहती थी, कभी नहीं, किसी कीमत पर भी नहीं। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहाँ रह गई थी तुम बेटा? पता है कितनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। थोड़ा तो समय के अनुसार चला करो। और तो और, तुम्हारा फ़ोन भी किसी काम का नहीं, जब देखो तब बिज़ी या फिर आउट ऑफ कवरेज में ही रहेगा। अच्छा सुनो प्रिया, पहले जाकर फ्रेश हो लो। क्या कोई ज़रूरी बात है क्या, जो बस आप मुझे आते ही लेक्चर देने लगी? अच्छा बताइए क्या बात है? अरे, सोनाली भाभी का फ़ोन आया था। प्रिया के घर लौटते ही अनीता ने बेटी को सूचित किया, पर प्रिया तो मानो वहाँ होकर भी वहाँ नहीं थी। उसने अपना पर्स एक और फेंका, सैंडल उतारे और सोफे पर पसर गई। कुछ देर तो अनीता बात को मुंह में दबाए बैठी रही, फिर आंखें मूंदे लेटी अपनी इकलौती बेटी प्रिया को देखा। मन मस्तिष्क में झंझावत सा उठ रहा था। वे दिन भर प्रिया की प्रतीक्षा में ही बैठी रहती हैं, पर वह घर लौटकर मानो बड़ा उपकार करती है।
उसके पास माँ से बात करने का तो समय ही नहीं है। मन हुआ इतनी जोर से चीखे कि प्रिया तो क्या आस पड़ोस तक हिल उठें और उनके मन का सारा गुब्बार निकल जाए, पर वे भली प्रकार जानती थी कि वे ऐसा कभी नहीं करेंगी। वे तो हर समय और हर कार्य में मर्यादा के एक ऐसे अबूझ बंधन में बंधी रहती हैं कि इस प्रकार के अभद्र व्यवहार की बात सोच भी नहीं सकती। हार कर अनीता ने टीवी खोल लिया और बेमन से रिमोट हाथ में थामी अलग अलग चैनलों का जायजा लेने लगी। उधर प्रिया सोफे पर ही सो गई थी। अनीता ने एक नज़र उस पर डाली, फिर मुंह फेर लिया। उन्होंने कितने लाड प्यार से पाला है प्रिया को, उसके लिए उन्होंने न दिन को दिन समझा न रात को रात, पर अब प्रिया सामने किसी को कुछ समझती ही नहीं है। वो तो उस घड़ी को कोस रही है जब उन्होंने प्रिया को राजधानी आकर जॉब करने की अनुमति दी थी। उनके पति सुभाष ने साफ मना कर दिया था कि वे बेटी को अकेले अजनबी शहर में जाकर रहने के पक्ष में नहीं हैं। तब उन्होंने जोर शोर से बेटी के अधिकारों का झंडा बुलंद किया था। उनका तर्क था कि जब बेटे को दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई व नौकरी करने का हक है तो बेटी को क्यों नहीं। सुभाष जी ने माँ बेटी के जिद के आगे हथियार डाल दिए थे। प्रिया राजधानी आ गई। पिछले 4-5 वर्षों में अनीता ने प्रिया में थोड़ा बहुत परिवर्तन होते देखा था। प्रिया जब ब्रांडेड पोशाक पहनकर कंधे तक कटे केशों को बड़ी अदा से लहराती और गर्दन को झटकती अपने शहर आती तो पड़ोसियों, मित्रों और संबंधियों की आंखों में ईर्ष्या के भाव देखकर उनका दिल झूम उठता था। इसी दिन के लिए तो वो जी रही थी। उन्होंने अपना जीवन बड़ी तंगहाली में बिताया था। बड़े संयुक्त परिवार में उनका विवाह हुआ था, जिसमें छोटी छोटी बातों के लिए भी मन मार कर रहना पड़ता था। पर प्रिया को MBA करते ही 25 लाख प्रति वर्ष की नौकरी मिल जाएगी, ऐसा तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। उनकी नाक कुछ अधिक ही ऊंची हो चली थी। अनीता के भाई दिलीप और भाभी सोनाली उसी शहर में रहते थे। सुभाष बाबू अड़ गएगी, प्रिया उन्हीं के साथ रहेगी। वे उसे अजनबी शहर में अकेले नहीं रहने देंगे। इसमें अनीता को कोई आपत्ति नहीं थी। भाई भाभी से उनके मधुर संबंध थे। यूं वे आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता करने को सदैव तत्पर रहते थे। प्रिया को यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा था। उसने नौकरी मिलते ही जिस उन्मुक्त उड़ान का सपना देखा था, उसमें यह प्रस्ताव बाधा बन रहा था। पर अनीता ने उसे मना लिया। प्रिया भी समझ गई थी कि अधिक जिद की तो नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। दिलीप संपन्न व्यक्ति थे, पर वे और उनकी पत्नी सोनाली घर में कड़ा अनुशासन रखते थे। वह अनुशासन प्रिया को रास नहीं आया और मामी की रोक टोक से तंग आकर उसने शीघ्र ही अलग फ्लैट ले लिया। सुभाष यह सुनते ही भड़क उठे थे और अनीता को तुरंत बेटी के साथ रहने भेज दिया था। पर अनीता 4 दिनों में ही उब गई थी। प्रिया सुबह 9 बजे घर से निकलती तो फिर रात 8 बजे तक ही घर लौटती। घर में रहती भी तो या तो टीवी में व्यस्त रहती या फिर लैपटॉप में। अनीता का वश चलता तो वे कब की लौट जाती, पर सुभाष की आज्ञा का उल्लंघन कर वे नया बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहती थी। अनीता न जाने कितनी देर अपनी विचारों में खोई रहती कि तभी प्रिया की आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। माँ, कहाँ खो गई हो? चलो खाना खा लें। उफ, तो तुम्हारी नींद पूरी हो गई। अपनी माँ से बात करने का तो तुम्हें समय ही नहीं मिलता। अनीता तीखे स्वर में बोली। मम्मी नाराज हो गई हो क्या? कह प्रिया ने बड़े लाड से माँ के गले में बाहें डाल दी। नाराज होने वाली मैं होती कौन हूँ? आपको नाराज होने का पूरा अधिकार है, पर नाराज होने का कोई कारण भी तो हो। मैंने कहा था कि सोनाली भाभी का फ़ोन आया था, पर तुमने तो पलट कर उत्तर देना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने सुना था माँ, पर उसमें उत्तर देने जैसा क्या था? मैं भली भांति जानती हूँ कि सोनाली मामी ने क्या कहा होगा। अच्छा, बड़ी अंतर्यामी हो गई हो तुम। तो तुम ही बता दो उन्होंने क्या कहा था। अनीता चीहूक उठी। मेरी बुराइयों का पिटारा खोल दिया होगा और क्या। मैं आपको सच बताऊं, उनके घर में 6 माह मैंने कैसे बिताए हैं केवल मैं ही जानती हूँ।
मुझे तो उनके बच्चों पर दया आती है। इतना अनुशासन किस काम का कि दम घुटने लगे। प्रिया एक ही सांस में बोल गई, अच्छा, उन्होंने तो तुम्हारा नाम तक नहीं लिया। बुराई भलाई की कौन कहे, वे तो बस यही कहती रही कि बिना मिले मत चली जाना। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं आने जाने की। वे बड़े धनी मानी होंगे तो अपने लिए। अब आपको उनका रौब सहने की ज़रूरत नहीं है। हम उनका दिया नहीं खाते। अब मैं पैरों पर खड़ी हूँ। कैसी बातें कर रही हो प्रिया? माना तुम अपने पैरों पर खड़ी हो, अच्छा वेतन ला रही हो, पर इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपनी सगी संबंधियों से मुंह फेर लें, और वह भी दिलीप भैया और सोनाली भाभी जैसे लोगों से जिनके हम पर अनगिनत उपकार हैं। ठीक है, आपको जाना है तो जाओ, मेरे पास समय नहीं है। आप जब कहें मैं आपको उनके यहाँ छोड़ दूंगी। अगले दिन अनीता दिलीप के यहाँ पहुंची तो पति पत्नी दोनों ने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। बहुत जोर डालने पर प्रिया अंदर तक आई और समय न होने का बहाना कर लौट गई। जिस दिन यहाँ से गई है आज सूरत दिखाई है तुम्हारी बेटी ने, सोनाली ने शिकायती लहजे में कहा। उसकी ओर से मैं क्षमा मांगती हूँ। आजकल के बच्चों को तो तुम जानती ही हो, वे किसी की सुनते कहाँ हैं। पर मेरे मन में तुम दोनों के लिए अथाह श्रद्धा है। अनीता ने हाथ जोड़े। क्षमा याचना मांगने का समय नहीं है अनीता, सतर्क हो जाने का समय है। मैं किसी के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, पर तुम्हें बर्बाद होते भी नहीं देख सकता। क्या कह रहे हो भैया? मैं कुछ समझी नहीं। अनीता का मन किसी अनजानी आशंका से धड़क उठा था। अनीता को कुछ बातें याद आने लगी। अपने पांव धरती पर रखना सीख बेटी। पढ़े लिखे लोगों को क्या ऐसा व्यवहार शोभा देता है? अनीता ने समझाया। आप लोगों के कहने से मैं उनके यहाँ रहने को तैयार हो गई थी। यूँ मैंने कभी स्वयं को उन पर बोझ नहीं बनने दिया, पर अब नहीं। उनकी रोक टोक से तो मेरा दम घुटने लगा था। प्रिया ने अपनी असमर्थता जताई। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। कल ऑफिस जाते समय मुझे छोड़ देना और लौटते समय ले आना। वैसे भी दिन भर अकेले बैठ मन उब जाता है। अनीता ने बात समाप्त की। तुमने पूछा नहीं कि प्रिया यहाँ से क्यों चली गई? पूछा था, पर वह तो आपको ही बुरा भला कहने लगी। कहती है कि आपके कठोर अनुशासन में उसका दम घुटने लगा था। स्वयं को सही साबित करने के लिए कुछ तो कहेगी ही, पर मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। आगे तुम्हें जो उचित लगे करना, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। दिलीप बोले। ऐसी क्या बात है भैया? मेरा दिल बैठा जा रहा है। अनीता घबरा उठी। इस तरह कमज़ोर पड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें युक्ति से काम लेना पड़ेगा। पर बात क्या है भैया? प्रिया यहाँ आई तो 2-3 सप्ताह तो सब ठीक रहा, फिर उसके ढेरों मित्र आने लगे। रात के 12-12, 1-2 बजे तक पार्टियाँ, कान फोड़ू संगीत बजता। पहले तो हमने कुछ नहीं कहा, पर जब पड़ोसी भी शिकायत करने लगे तो कहना पड़ा कि हमारी भी कोई मर्यादा है। दिलीप ने विस्तार से बताया। आपसे क्या छिपाना अनीता दीदी, मैंने स्वयं प्रिया के मित्रों को नशीली दवा तथा शराब लेते देखा है। इन युवाओं के व्यवहार के संबंध में क्या कहूँ। उन्हें खुले आम शालीनता की सभी सीमाएं लांघते देखा जा सकता था। सोनाली ने भी अपनी बात कह डाली। अनीता को कुछ क्षण ऐसा लगा जैसे हवा भी थम गई हो। दिलीप बाबू और सोनाली ने उनके चेहरे का रंगत उड़ते और बदलते देखा था। अनीता क्या हुआ? इस तरह चुप क्यों हो? कुछ तो कहो। दिलीप घबरा गए। बोलूँगी भैया, अवश्य बोलूँगी, पर सबसे पहले तो आप दोनों यह भली भांति समझ लीजिए कि मुझे प्रिया पर अटूट विश्वास है। आपको अपना समझकर उसे आपके साथ रहने को मनाया था। वह तो किसी संबंधी के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। अनीता हर शब्द चबा चबा कर बोली। क्या कह रही हो दीदी? प्रिया हमारी बेटी जैसी है। हम क्या उस पर झूठे आरोप लगा रहे हैं? सोनाली ने कहा। बेटी जैसी है, पर बेटी तो नहीं है, इसीलिए तो आप लोग जलते हैं उससे। है कोई लड़की मेरी प्रिया जैसी पूरी बिरादरी में? हर कक्षा में सर्वप्रथम रही है वह। आज इतनी सी आयु में इतनी ऊंची नौकरी कर रही है, इसीलिए सब बौखला गए हैं।
और फिर अनीता रो पड़ी। दिलीप बाबू सन्न रह गए। उनकी छोटी बहन उन पर ऐसा आरोप लगाएगी, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। सोनाली, जाओ चाय नाश्ता का प्रबंध करो, अब इस संबंध में हम कोई बात नहीं करेंगे। किसी प्रकार दिलीप के मुंह से निकला। नहीं नहीं, खूब बात कीजिए, मेरी प्रिया को बदनाम किए बिना आपको चैन नहीं मिलेगा। आपने हमारी बहुत सहायता की, पूरा हिसाब किताब कर लीजिए, हम पाई पाई चुका देंगे। प्रिया का विवाह इतनी धूमधाम से करूंगी कि सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अनीता अब भी स्वयं को शांत नहीं कर पा रही थी। चलो मान लिया तुम्हारी प्रिया जैसी कोई नहीं है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि वह दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करे। तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, अब क्षमा भी कर दो। दिलीप बाबू ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो अनीता ने किसी प्रकार स्वयं को संभाला। चाय नाश्ते और इधर उधर की बातों के बीच कब शाम हो गई और प्रिया अनीता को लेने आ गई, पता ही नहीं चला। अब क्या होगा दिलीप? असली बात तो अनीता दीदी को बताए ही नहीं। अनीता के जाते ही सोनाली ने चिंता जताई। क्यों, अभी कुछ और सुनना बाकी है क्या भला? बुरा ना देखो, ना सुनो और ना बोलो। हम कुछ कहें भी तो वह कब सुनने वाली है? उसे पुत्री मोह के आगे कुछ नहीं सूझेगा। दिलीप ने पत्नी को दो टुक शब्दों में बताया। मिल आई अपने भाई भाभी से? घर पहुंचते ही प्रिया ने प्रश्न किया। मिल आई और खरी खरी भी सुना दिया। वे होते कौन है मेरी बेटी पर आरोप लगाने वाले? अनीता गुस्से से भरे स्वर में बोली। मैं कहती तो थी कि वे हमसे ईर्ष्या करते हैं। प्रिया को माँ अनीता की बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। चिंता न कर बेटी, ऐसा जवाब देकर आई हूँ कि भविष्य में कभी तेरी बुराई करने का साहस नहीं जुटा सकेंगे। ऐसा क्या कहें आई आप? जो मन में आया सुना दिया। भैया तो लगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। मैं तो यह सोचकर चुप रह जाती थी कि बड़े भाई हैं और कई बार सहायता करते रहे हैं, पर हर बात की एक सीमा होती है। मम्मी, अब गुस्सा थूक भी दो और तैयार हो जाओ, आज डिनर बाहर ही करेंगे। प्रिया की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अब तो बस एक ही इच्छा है कि तेरे लिए ऐसा घर वर ढूंढूं कि सभी मित्रों संबंधियों की आंखें चौंधिया जाएं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी माँ। अपने जीवन साथी का चुनाव मैं स्वयं करूंगी, और वह भी पूरी तरह जांचने परखने के बाद। क्या कह रही हैं? कहीं किसी को पसंद तो नहीं कर लिया? मन की बात तुरंत ही शब्दों में ढल गई। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। जांचने परखने में तो समय लगता है, अभी तो खोज शुरू हुई है। प्रिया ने हंसी में बात टालनी चाहिए, पर अनीता का दिल दहल गया। प्रिया डिनर के लिए भी उन्हें एक क्लब में ले गई। वहाँ उपस्थित युवक युवतियों से वह ऐसे घुल मिल रही थी मानो उन्हें सदियों से जानती हो। प्रिया उन्हें जूस का गिलास थमाकर अपने मित्रों के साथ व्यस्त हो गई, जो तेज संगीत की धुन पर एक दूसरे में डूबे थिरक रहे थे। खा पी कर लौटते रात के 11 बज रहे थे। तभी कार में अजीब गंध ने अनीता को चौंका दिया। यह क्या है प्रिया, तुमने पी रखी है क्या? उफ माँ, अपनी मध्य वर्गीय मानसिकता से बाहर निकलो। उच्च वर्ग में साथ देने के लिए थोड़ा बहुत पीने को बुरा नहीं मानते। यह तो आधुनिकता की निशानी है। भाड़ में जाए ऐसी आधुनिकता। हमारे समाज में तो लड़कों का भी पीना अच्छा नहीं समझा जाता, लड़कियों की बात तो दूर रही। आप तो दिलीप मामा और मामी जी की तरह बातें करने लगी हैं। थोड़ी सी पीने में कोई शराबी नहीं हो जाता। अगली बार मैं आपको क्लब के पब में ले जाऊंगी, वहाँ देखिएगा कितनी लड़कियाँ बैठी रहती हैं। मुझे नहीं देखना कुछ भी। अच्छा हुआ कि तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया। मैं कितनी मूर्ख थी। तुम्हारी बातों में आकर मैं दिलीप भैया से भी झगड़ा कर बैठी। और अनीता रो पड़ी। अगले कुछ दिन अनीता ने अपने अकेलेपन से जूझते हुए बिताए। वे प्रिया का एक नया ही रूप देख रही थी। उसके काम पर जाने के बाद सुभाष से बात करके वे मन हल्का कर लेती थीं। सप्ताहांत में प्रिया अक्सर आधी रात को घर लौटती। वे कुछ कहती तो उसका यही घिसा पीटा उत्तर होता कि वह उनकी तरह चौके चूल्हे में अपना जीवन नहीं गंवा सकती। माँ, मैं आपके चेहरे से आपकी पीड़ा समझ सकती हूँ। आप पापा के पास क्यों नहीं लौट जाती?
एक दिन प्रिया ने माँ अनीता से साफ कह दिया। कहना क्या चाहती हो तुम? अनीता ने प्रश्न किया। यही कि इस उम्र में मुझसे अधिक पापा को आपकी आवश्यकता है। उसकी चिंता तुम ना करो तो अच्छा है। तुम्हारे पापा ने ही मुझे यहाँ भेजा है, पर यहाँ आकर मुझे भी उनकी बात समझ में आने लगी है। तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसा क्या देख लिया आपने जो मेरे लक्षण बिगड़ते दिखने लगे? अपने बेटे गुंजन के लक्षणों की कभी चिंता नहीं की है आपने? प्रिया बेहद कटु स्वर में बोली। अपने भाई पर इस तरह आरोप लगाते तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं जब भी उससे मिलने जाती हूँ, आसपास के लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते, जबकि यहाँ तुम दिलीप भैया और सोनाली भाभी से लड़ झगड़ कर अकेली रहने चली आई। तुम ही बताओ कि क्लब से नशे में धुत लौटकर तुम किसका सम्मान बढ़ा रही हो? मामा जी और मामी जी से तो आप भी लड़ झगड़ आई हैं। मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले यह तो सोच लिया होता। इसी मूर्खता पर तो मैं स्वयं को कोस रही हूँ। वे तो तुम्हारे बारे में कुछ और भी बताना चाहते थे, पर मैं ही अपनी मूर्खता से उनकी बोलती बंद करती आई। उसके लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे संबंध में कोई बात आपको किसी और से पता चले, उससे अच्छा तो यही होगा कि मैं स्वयं बता दूं। मैं और मेरा सहकर्मी रोहित साथ रहते हैं। आप आ रही थी, इसलिए वह कुछ दिनों के लिए घर छोड़कर चला गया है। प्रिया बिना किसी लाग लपेट के बोली। उफ, यह मैं क्या सुन रही हूँ? संस्कारी परिवार है हमारा। ऐसी बातें बिरादरी में फैल गई तो तुमसे कौन विवाह करेगा? अनीता बदहवास सी हो उठी। आप उसकी चिंता ना करें, मैं बिरादरी में विवाह नहीं करने वाली। ठीक है, साथ ही रहना है तो विवाह क्यों नहीं कर लेते तुम दोनों? अभी हम एक दूसरे को परख रहे हैं। कुछ समय साथ रहने के बाद यदि हमें लगा कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो विवाह की सोचेंगे। वैसे भी विवाह में मेरा या रोहित का कोई विश्वास नहीं है। इसके बिना भी समाज का काम चल सकता है। प्रिया अपने ही रौ में बहे जा रही थी। समझ में नहीं आ रहा मैं रोऊं या हंसूं। तुम्हारे पापा को पता चला तो पता नहीं वे इस सदमे को सह पाएंगे या नहीं। अनीता रो पड़ी। मम्मी, यह रोना पीटना रहने दो। आप कहें तो रोहित को यहीं बुला लूं? आप भी उसे जांच परख लेंगी। प्रिया ने प्रस्ताव रखा। तुम्हारा साहस कैसे हुआ मेरे सामने ऐसा बेहुदा प्रस्ताव रखने का? अनीता की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। ठीक है, आप नाराज मत होइए। भविष्य में कभी ऐसी बात नहीं कहूँगी। अनीता का क्रोध देखकर प्रिया ने तुरंत पैंतरा बदला, पर अनीता को चैन कहाँ था। वे रात भर करवटें बदलती रहीं। कभी बेचैनी से टहलने लगी तो कभी प्रलाप करने लगती। वे सुभाष से बात करने का साहस भी नहीं जुटा पा रही थीं। रात भर सोच विचार करके वे इस निर्णय पर पहुंची कि प्रिया की बात मान लेने में कोई बुराई नहीं है। रोहित साथ आकर रहेगा तो वे उस पर दबाव डालकर उसे विवाह के लिए राजी कर लेंगी। अंततः उन्होंने रोहित को साथ रहने की अनुमति दे दी। वह दूसरे ही दिन साथ रहने के लिए आ धमका। अनीता को जब भी अवसर मिलता वे दोनों को विवाह बंधन के लाभ गिनाती, पर प्रिया और रोहित अपने तर्कों द्वारा उनके हर तर्क को काट देते। इतनी मानसिक यातना उन्होंने कभी नहीं झेली थी। वे मन ही मन इतना डरी हुई थी कि सारे प्रकरण की जानकारी सुभाष को देने में मन कांप उठता था। इसी ऊहापोह में कब 3 माह बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। अपने सभी प्रयत्नों को असफल होते देखकर उन्होंने सारी जानकारी अपने पति को देने का निर्णय लिया। फिर उन्होंने फ़ोन उठाया ही था कि प्रिया का फ़ोन आ गया। मम्मी, हम 8-10 सहेलियों ने रात्रि उत्सव का आयोजन किया है। मैं आज रात घर नहीं आऊँगी, कल सुबह मिलेंगे। शुभ रात्रि, कह प्रिया ने उन्हें सूचित किया और फ़ोन काट दिया। उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयत्न भी नहीं किया। कौन है यह सहेलियाँ जिनके साथ इस पार्टी का आयोजन किया जा रहा है? उन्होंने रोहित के आते ही प्रश्न किया। फेसबुक पर प्रिया की सैकड़ों सहेलियाँ हैं। मैं कैसे जान सकता हूँ कि वह किनके साथ पार्टी कर रही है? सच पूछिए तो हम एक दूसरे के व्यक्तिगत मामलों में दखल नहीं देते हैं। रोहित ने हाथ खड़े कर दिए तो अनीता विस्फारित नेत्रों से उसे ताकती रह गई। फिर उन्होंने तुरंत ही फ़ोन पर पूरी जानकारी सुभाष को दे दी।
सारी बात सुनकर वे देर तक उन्हें बुरा भला कहते रहे। फिर वे काफ़ी देर तक आंसू बहाती रही। पर उस दिन उन्हें बहुत दिनों बाद चैन की नींद आई। उन्हें लगा कि शीघ्र ही सुभाष आकर उन्हें इस यंत्रणा से मुक्ति दिला देंगे। वे बहुत गहरी नींद में थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। हेलो, कौन? उन्होंने उनिंदे स्वर में पूछा। जी, मैं तान्या, प्रिया की सहेली। हम लोग खा पीकर मस्ती करने सड़क पर निकले थे। प्रिया कार पर नियंत्रण नहीं रख सकी। उसकी कार कुछ राह चलते लोगों पर चढ़ गई। हम पुलिस स्टेशन में हैं। आप रोहित के साथ तुरंत वहाँ पहुँचिए। बदहवास अनीता ने रोहित के कमरे का दरवाज़ा पीट डाला। रोहित के दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने पूरी बात बता दी। ठीक है, मैं तैयार होकर आता हूँ। और फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला तो रोहित अपने दोनों हाथों में सूटकेस थामे खड़ा था। अरे बेटा, इस सब की क्या ज़रूरत है? अनीता ने प्रश्न किया। आंटी, क्षमा कीजिए, मैं आपके साथ नहीं जा रहा। मेरा एक सम्मानित परिवार है। मैं पुलिस कचहरी के चक्कर में पड़कर उन्हें ठेस नहीं पहुंचा सकता। मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूं। आप जाने और आपकी सिरफरी बेटी। क्रोधित स्वर में बोलकर रोहित बाहर निकल गया। जब तक अनीता कुछ बोल पाती, वह कार स्टार्ट कर जा चुका था। उस अंधकार में उन्हें दिलीप की ही याद आई। फ़ोन पर ही उन्होंने क्षमा याचना की और सहायता करने का आग्रह किया। दिलीप ने उन्हें धीरज बंधाया, आश्वासन दिया कि वे तुरंत पहुंच रहे हैं। रिसीवर रख अनीता वहीं बैठ गई। उनके आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। खबर मिलते ही सुभाष अगली सुबह भागे भागे आए, लेकिन परिस्थिति हाथ से निकल चुकी थी। अब सिवा पछताने के कुछ नहीं रह गया। साथ ही साथ अनीता भी बेटी की इस हालत की जिम्मेदार थी। अगर समय रहते ही अनीता पति को पूरी बात बताकर और साथ मिलकर कुछ कड़ी फैसले ले लेती तो शायद बात कुछ और होती और प्रिया एक अच्छी ज़िंदगी जी रही होती। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।